हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम योर क्लास 9। देखो आप लोगों के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं आपके क्लास 9th में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस और 10 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। इन 10 क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे और ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं बारी बारी से कि कौन से वो क्वेश्चंस है जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो पहला सवाल है आप लोगों के पास, उस पे नहीं आएगा ये, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग है ना। तो पहला सवाल है आप लोगों के पास ये जो कि है आप लोगों के पास नंबर सिस्टम से, है ना। तो ये रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है बेटा, और किस तरीके से आप लोग अपने इस सवाल को सॉल्व करोगे उसके बारे में बात करते हैं, है ना, रेशनलाइजेशन के ऊपर। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, आपके पास ये दो नंबर्स दे रखे हैं, है ना। आप क्या करो, आप क्या करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। आप क्या करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा है, जो कि मेरा भी नहीं कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हाँ, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसमें इनका इसको अलग रेशनलाइजेशन से सॉल्व कर लो, इसको अलग रेशनलाइजेशन से सॉल्व कर लो। लेकिन वही बात पड़ेगी ना जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई पे कर रहे हैं। हाँ तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं 7 + 3 √5 ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 - √5 से, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। नीचे तो ये बाद की बात है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 7 - 3 √5 पहले से था, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, और 3 + √5 ये अपन लोगों के पास डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 √5 प्लस 3 - √5, है ना। और ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके इक्वल है। अभी मैं बस एलएचएस की बात कर रहा हूं, अभी मैं बस अपने एलएचएस को सॉल्व कर। तो ऐसा करने पे देखो 7 × 3 = 21 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 7 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे -7 √5, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे 3 × 3 = 9, 9 √5, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3 = 15 -15, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया, माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 7 × 3 = 21, 7 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे +7 √5, ठीक है, -3 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे 3 × 3 = 9, तो -9 √5, और √5 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 -15 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास हो जाएगा a+b इंटू a-b, तो ये हो जाएगा a² माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा अपने पास 21 - 15 कितना हो जाएगा, 6, प्लस 9 √5 - 7 √5 क्या हो जाएगा, 2 √5, माइनस 21 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, माइनस 2 √5, है ना, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा, -5 का √5 का हो जाएगा 5, ठीक है। ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं, ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं तो 6 + 2 √5 एज इट इज, -6 + 2 √5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 √5 एज इट इज, डिवाइडेड बाई 9 -5 कितना हो जाएगा, 4, 6 से 6 कट गया बेटा, 2 √5 कितना हो जाएगा, 4 √5, डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बच रहा है सिर्फ √5। तो एलएचएस में आप लोगों के पास कितना बचा है, एलएचएस में इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास बचा है 0 + √5, और ये किसके बराबर है बेटा, a + √5 इंटू बी, है ना, इसके इक्वल है। तो बेटा जो आपके पास रेशनल टर्म्स है इनको आप आपस में कंपेयर करोगे, और ये जो इरेशनल टर्म्स है इनको आप आपस में कंपेयर करोगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0, रेशनल टर्म्स को आपस में कंपेयर करने पे, और √5 किसके बराबर हो जाएगा, √5 इंटू बी, √5 से √5 कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इस तरीके से आप लोग अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है जी। चलो अगला सवाल अगला सवाल अगेन आपके पास नंबर सिस्टम से है, जो कि है आप लोगों के पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर। अब इस सवाल को आप कैसे करोगे, ये बहुत बड़ा सा दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना है m - n की वैल्यू किसके इक्वल प्रूफ करनी है, 1 के इक्वल।
तो देखो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो, और इस पूरे की पावर कितनी है? n है, इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर माइनस n अपॉन 2 इंटू -2 हो जाएगा, माइनस 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 पूरे की पावर कितनी? n, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, है ना, इज इक्वल्स टू 1/27 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 3, है ना, 27 को ऐसे लिख दिया। ठीक है भैया, अब देखो ये तो -2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 3 की पावर 2n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू -n, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 3 की पावर प्लस n हो जाएगा, -3 की पावर 3n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3, ये रहेगा। ठीक है, और इक्वल टू के इस साइड आप लोगों के पास यही है 3 की पावर 3, ये है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखो बेस सेम है तो पावर सारी ऐड हो जाएगी, है ना, 2n प्लस n कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3n प्लस 2 हो जाएगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि यार मैंने बस इन दोनों वालों को ऐड किया, इस वाले को और इस वाले को ऐड किया, बाकी इस वाले को इंटू 3 की पावर 2 एज इट इज रख दिया, -3 की पावर 3n। अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया मैंने, सिर्फ आगे वाले दोनों को ही क्यों मल्टीप्लाई किया, है ना, पीछे मतलब इन दोनों को ही क्यों सॉल्व किया, इस वाले को क्यों सॉल्व नहीं किया, अभी पता चल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे भी 3 की पावर n है, यहाँ पे भी 3 की पावर n है ना, 2n प्लस n, 3n हो गया था, तो ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया है। तो जैसे ही मैं 3 की पावर 3n कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 1 बचेगा यहां से, डिवाइडेड बाई 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3 की पावर n, 3 की पावर 3n एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर m एज इट इज, और 2 की पावर 3 को क्या मैं 8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर 3, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3n इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m, 3m था ना ये 3m था, हमने सिर्फ m लिखा है यहाँ पे, 3 की पावर 3m, 3m 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 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3। तो अब आप लोगों के पास जो LHS में बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? 3 की पावर 3m डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3 हो जाएगा। क्यों -3? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में पावर तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। तो देखो कभी भी अगर आपके पास बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपके पास? पावर्स क्या हो जाती है आपके पास? कंपेयर मतलब इक्वल हो जाती है। तो 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3, 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो n माइनस m इज इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -1, यानी कि n माइनस m की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और अगर मैं -1 इधर शिफ्ट कर दूं तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, m माइनस n कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यही देख लो, चेक कर लो, यही प्रूफ करना है। क्लियर है? ठीक है, आसान आसान से सवाल अगर आ जाए तो बात बन जाए। अब देखो आपको इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना फैक्टराइज वाले, आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होता है, लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, कुछ इस तरीके से तामझाम में रखा है, तो इसमें डेफिनेटली शॉर्ट कोई आइडेंटिटी लगेगी। आपको आइडेंटिटी पहचानना है। पावर 3 है तो 20, इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना 27 को, और 3p की होल पावर 3 लिख सकता हूं मैं। 216 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 की पावर 3, है ना, ठीक है, माइनस
9/2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 3 इंटू 3p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9p स्क्वायर इंटू 1/6 है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, तो आपके पास कितना बचेगा, 9p स्क्वायर अपॉन 2, वही है, ठीक है। प्लस प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, तो 3 9 9 4 जा 36, तो p अपॉन 4 बच रहा है, वही है आपके पास, है ना। अब आपको यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी, और वो चीज क्या है, यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो 3p की पावर 3 है, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a अगर आपके पास 3p है, b अगर आपके पास 1/6 है, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, बस ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, आइडेंटिटी का पता चलते ही आप उसका फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हो और 2 मार्क्स पा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सवाल आ जाता है आपके पास। एक, जैसा मैंने अभी बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो उसमें आप लोगों का ये पॉलिनॉमियल से सॉल्व होने के चांसेस है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो आप लोगों के पास क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो कैसे करते हैं यार, लास्ट टर्म को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो 1 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 4 मेरे पास ये हो गया। अब ये 3 और 4 को मैं ऐड करता हूं तो 7 हो जाता है। तो 12x स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x एज इट इज माइनस 4x एज इट इज प्लस 1, है ना। तो पहली दो टर्म्स में से क्या मैं 3x कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। यहाँ पे क्या बचेगा, 4x माइनस 1। आखिरी दो टर्म्स में से मैं एक कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा, 4x माइनस 1 बच जाएगा। 4x माइनस 1 यहां भी है, यहां भी है, तो 4x माइनस 1 ये हो जाएगा और 3x माइनस 1 ये हो जाएगा, बस हो गया इसका फैक्टराइजेशन। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं आपके पास। और ये क्वेश्चंस देखो, आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे हो, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग रहे हो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन, मैंने आपको बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये नहीं बोला है कि मुश्किल क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन, मैंने आपको बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम में, ठीक है, तो उन पे फोकस करेंगे। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, ये एक फिगर दे रखी है, ये 5y दे रखा है, ये 2y दे रखा है, ये 5y दे रखा है। आपको y की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालोगे, आ जाओ देखो। बहुत सिंपल सी कहानी है यार। ये दो लाइनें इस तरीके से है, यहाँ पे आपके पास ये 5y है और यहाँ पे आपके पास ये 5y हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये ऐसी लाइन है, ये भी आपके पास 5y है और ये इधर वाला आपके पास कितना है, 2y है, ऐसा सा कुछ है ये। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो अगर मैं 5y और 2y को देखूं तो ये क्या बना रहे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर, मतलब एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर तो नहीं है बट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12y इज इक्वल्स टू 180। तो 12 से इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। y 15 आ गया तो आप बाकी के एंगल्स भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ y निकालना था आपको, ठीक। अब एक सवाल आप लोगों के पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है, और ये वर्ड प्रॉब्लम है। जनरली ऐसे सवाल आप लोगों के पास 9th ग्रेड में आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट आ सकते हैं, है ना, आ सकते हैं। 10th ग्रेड में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, बट यहाँ पे थोड़ा चांसेस कम है, बट आ सकता है। क्या कहता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। कहना कि मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन है, मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन है, सो लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर बी x। आपका जो न्यूमरेटर है क्या है, x है। लेट द डिनोमिनेटर
बी वाई, डिनोमिनेटर क्या है आपका, वाई है। तो आपका जो फ्रैक्शन होगा बेटा, आपका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन वाई बच जाएगा, है ना। फ्रैक्शन तो यही होता है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें करना है when 2 is subtracted from the numerator, अगर मैं न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, और when 3 is added to the denominator, और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दूं, तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/4 बन जाता है, ऐसा उसने बोला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस 3। सो 4 इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास 4x, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 वाई प्लस 3। सब कुछ इधर भेज दो, 8 उधर भेज दो, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8, और 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये हो जाएगा, ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन बनानी थी बस, इस लीनियर इक्वेशन बना दी हमने। अब एक सवाल आप लोगों के पास है बेटा ट्राइंगल्स चैप्टर से, ट्राइंगल्स चैप्टर क्या कहता है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD और BC आपस में इक्वल दिए गए हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AB और CD BC, सॉरी AB और BC आपके पास क्या है, इक्वल दिए गए हैं। कौन हमें फोन कर रहा है बार बार, ठीक है। आपको ये प्रूफ, और ये दोनों एंगल भी इक्वल दे रखे हैं, आपको ये प्रूफ करना है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BAC। कैसे करोगे, देखो जो दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं ना, ABD, उन दोनों को बाहर निकाल लो। ये A है, ये B है, और ये क्या है, D है, ABD, है ना। और एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, A है, B है, और ये C है। आपके पास बोला गया है AD और BC आपस में इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, बहुत अच्छी बात है। AB अगर मैं देखूं दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि एंगल B जो है दोनों में क्या है, इक्वल है, नहीं। आपको बोला गया है DAB ये वाला एंगल, और ABC CBA ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल है। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखोगे तो बेटा एक आपके पास साइड हो गई, एक आपके पास साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई, और उनके बीच में बनने वाला एंगल हो गया। तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आप लोग लिखोगे ABD एंड ट्राइंगल BCA, मतलब ABD और BCA। इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो आपको पता है AB बराबर है किसके, AB के, कॉमन है ना। और आपको पता है BC बराबर है किसके, AD के, गिवन है। और एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ये भी आपके पास क्या था, गिवन था। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BCA। दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपके पास ये BD और AC इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग लिख लोगे BD बराबर है किसके बेटा, AC के। क्यों बराबर है, CPCT से, CPCT से दोनों के दोनों बराबर है। और अगर ये दोनों के दोनों CPCT से बराबर हैं तो ABD यानी कि ये वाला एंगल, और BAC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC बाई CPCT अगेन। बस CPCT इज ब्रह्मास्त्र, ठीक है। चलो अगला सवाल आप लोगों के पास है क्वाड्रिलेटरल से। कह रहे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और बहुत बढ़िया सवाल है, NCERT का ये क्वेश्चन है बेटा। और ट्रस्ट मी, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम के बाद, मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ के बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो इस टाइप का सवाल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आपके पास बोला गया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स, PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स है, ठीक है। और आपको कुछ कुछ चीजें प्रूव करने को बोला है। देखो बहुत सिंपल, आप सबसे पहले अपने इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ACD, तो अगर मैं देखूं ट्राइंगल ACD में, इन ट्राइंगल ACD
अगर मैं इस ट्राइंगल में देखता हूं, है ना, तो आपको पता है एस एंड आर दी मिड पॉइंट्स। एस और आर क्या है आपके पास, मिड पॉइंट्स है। एस एंड आर दी मिड पॉइंट्स, ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो अगर ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं, अगर ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स है, और किसी ट्राइंगल के अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो एस आर क्या हो जाएगा, तीसरी साइड यानी कि एसी के पैरेलल हो जाएगा, और साथ के साथ एस आर जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ AC. SR is parallel to AC and SR is half of AC हो जाएगा। ये अपने पास पहला सिचुएशन है। तो पहली चीज तो हमें यही प्रूव करनी है, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हो गया। अब मैं अपने दूसरे वाले ट्राइंगल में देखूंगा, इधर वाले ट्राइंगल में, इधर वाले ट्राइंगल में ABC में। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC में देखूं, इन ट्राइंगल ABC, अगर ABC ट्राइंगल में देखा जाएगा तो आप लोगों के पास क्या कहेगा वो, कि P एंड Q आर दी मिड पॉइंट्स। P एंड Q क्या है आपके पास बेटा, मिड पॉइंट्स है। और अगर P और Q आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, तो आपको पता है कि दो मिड पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो PQ क्या हो जाएगा, दैट विल बी पैरेलल टू AC। तो वो AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC। तो PQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। बट ये हमें प्रूफ तो नहीं करना था, बट जो दूसरा पार्ट प्रूफ करना है वो यहीं से कुछ कुछ निकलेगा। क्या, अब देखो SR इज हाफ ऑफ AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में पता चली, SR इज हाफ ऑफ AC एंड PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। SR भी AC के आधा है, PQ भी AC के आधा है। तो इसका मतलब क्या है, SR और PQ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। SR और PQ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको दिया गया SR इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC। तो आप लोगों को यहां से एक चीज समझ में आएगी कि SR इज पैरेलल टू AC और PQ जो है वो भी AC के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, SR और PQ भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये चीज हो जाएगी। देखो दूसरा पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, SQ PQ इज इक्वल टू SR। अब PQ RS को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, आओ देखते हैं। अभी अभी आपने बोला है कि SR और PQ आपस में बराबर हैं, और SR और PQ आपस में पैरेलल भी है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ओपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ओपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है पैरेललोग्राम। तो आप लोग लिख लोगे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो PQRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास आपका फेवरेट चैप्टर सर्कल है ना, जिससे बच्चों को बहुत इरिटेशन होती है। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता वैसे तो ये चैप्टर, बट वही है, करना तो है। एंगल ABC आपको दिया गया है 69 डिग्री, AC भी आपको दिया गया है 31, आपको BDC निकालना है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। मान लो ये वाला पॉइंट है आपके पास B और ये वाला पॉइंट है C। B और C से यहाँ पे एक एंगल बना है जिसको बोला गया है BDC, इसको मैंने X नाम दे दिया, ये वाला एंगल है X। ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट से सेम आर्क पे, सेम आर्क यानी कि इधर वाली आर्क, इसी आर्क पे जो एंगल बनेगा तो वो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपके पास, X हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ABC ये वाला एंगल, अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखता हूं ABC में, तो ये A है, ये B है और ये C है। ये वाला एंगल आपके पास 69 है, ये वाला एंगल आपके पास 31 है, ये वाला एंगल हमने X माना था। तो X प्लस 69 प्लस 31, इस टाइप के क्वेश्चन सर्कल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना। ये हो जाएगा 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100। तो x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100,
और 180 माइनस 100 आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बेटा, 80 आ जाएगा। 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, बस x की वैल्यू 80, वही वैल्यू निकाल ली थी हमें, सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा आपके पास 80। चल आखिरी सवाल आज के इस सेशन का, जो कि है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and waste in cut is approximately 20 centimeter. क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि आपके पास एक ट्रैपलिन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी मुझे लेंथ नहीं पता, लेकिन मुझे विड्थ पता है। विड्थ कितनी है, 3 मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर उससे हमने क्या बनाया, एक कोनिकल टेंट बना दिया। कोनिकल टेंट बनाने के बाद उसकी आपको डायमेंशंस दे रखी है, हाइट दे रखा है 8 मीटर, रेडियस दे रखा है आपके पास 6 मीटर, है ना, हाइट और रेडियस दोनों चीजें गिवन है। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी होगी। बहुत सारे बच्चे वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, बट उनको पता नहीं होता रेक्टेंगल का तो वॉल्यूम ही नहीं निकलता है, वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा। रेक्टेंगल है, उससे आपने कोन बनाया है, तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये कहां पे यूज हो रहा है, इसके कर्व्ड सरफेस पे। ट्रैपलिन जो था वो रेक्टेंगुलर शेप का था, उसकी सरफेस को यूज करके अगर आपने एक कोनिकल टेंट बनाया है, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यूज हुआ है, वो क्या है, CSA ऑफ कोन के इक्वल, है। तो यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, है ना। तो x एज इट इज, 3 एज इट इज, पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 3.14 यूज करने को, रेडियस 6 है और स्लैंट हाइट कितना है, हाइट अगर 8 है, रेडियस अगर 6 है, स्लैंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास कितना, 10, इसको काट दो, 2 पे कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.28 इंटू 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 62.8 सेंटीमीटर, सॉरी 62.8 मीटर्स, मीटर में है ना सारा कुछ, मीटर। ठीक है, इतना आ गया आपके पास x की वैल्यू। लेकिन एक चीज को समझो, ये जो x है ना, ये जो आपने मटेरियल यूज किया है उसको बनाने में, ट्रैपलिन को बनाने में, उससे थोड़ा बहुत कट भी किया होगा कुछ, तो वेस्ट मटेरियल कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। इतना आपका ट्रैपलिन क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी कि जो एक्चुअल लेंथ रही होगी इसकी, एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रैपलिन वो कितनी रही होगी, जो हमने निकाला था, जो हमारा था, मतलब काटने के बाद, और उसमें क्या करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो कितना है, 62.8 मीटर, और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, तो यानी कि 63 मीटर आपकी लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रैपलिन हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से ये सवाल था आपके पास। अब उसके अलावा यार आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक होगा, मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से। तो देखो आप लोगों को वेदांतु दे रहा है हर सब्जेक्ट के 3-3 मॉक टेस्ट पेपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर, है ना, जो कि आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करो, साइन अप करो, और फिर वहां से आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो उन मॉक टेस्ट पेपर्स को। मेक श्योर कि आप लोग ये मॉक टेस्ट पेपर जरूर एक्सेस करना। एंड इस सेशन के अगर नोट्स चाहिए आपको, हैंड रिटन नोट्स चाहिए PDF के फॉर्मेट में, तो वो नोट्स भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में से मिल सकता है आपको, है ना, हैंड रिटन नोट्स के नाम से होंगे। तो बस यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। ये यार वेदांतु का क्लास 9th का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल जो होता है बेसिकली नोटिस बोर्ड की तरह काम करता है। इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लाइक इंफॉर्मेशन है, वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं। कौन सी क्लास कब होगी, कितने बजे होगी, वो सारा कुछ टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना। ये जी, चलो, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस अमेजिंग सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।